दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है और इस रिजल्ट के पहले क्या संभावना बन रही है। जिस तरह से निचले लेवल से खरीदारी फिर से शुरू हुई है, क्या स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है। वैसे स्टॉक बहुत समय से आप देखें तो अंडर परफॉर्म दिख रहा है और जो कोविड काल में इसने तेजी बताई थी वैसी तेजी बन नहीं पा रही है। लेकिन बिजनेस कैसा है कंपनी का और क्या फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, क्या वाकई में पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों एफआई जम के खरीदारी करे इस स्टॉक के अंदर, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और रिजल्ट के बाद क्या यहाँ पे तेजी का दौर शुरू होगा और जो गिरावट फ्रडी की उसके पीछे क्या वजह है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स फ्राइडे को 61,054 पर क्लोजिंग दी है, 694 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ में, यानी 1.13% गिरा बीएसई सेंसेक्स। और नतीजा ये रहा कि हमें थोड़ा सा जेपी पावर में भी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे दो बड़ी वजह रही। एक तो इंटरनेशनल मार्केट से सिग्नल वीक निकल गए थे, वहाँ पे सभी बाजारों में गिरावट थी। दूसरी, लगातार बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी थी। ऐसे में डीआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। एफआई तो अभी भी बाजार में खरीदार बने हुए और इस वजह से थोड़ी सी गिरावट तो हुई। लेकिन उसके बाद में जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए वहां से सिग्नल बहुत शानदार निकल के आ रहे, एक तरफा जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो डाउ जोन्स की बात करें तो 33,674 के स्तर पे 1.65% की जबरदस्त तेजी थी। S&P 500 की बात करें तो 4,136 के स्तर पे 1.85% की जबरदस्त तेजी। नैस्डैक कॉम्पोजिट की बात करें तो 12,235 के स्तर पे देख सकते हो 2.25% की बम्पर तेजी। और रजल 2000 में 1759 के स्तर पे 2.39% की भारी तेजी। तो ये जो तेजी है ये इशारा करिए कि हमारे बाजार में भी मंडे को काफ़ी अच्छी हमें तेजी देखने को मिल सकती है, यानी बाजार पॉजिटिव खुल सकते हैं। लेकिन क्या वो स्टेबिलिटी रह पाएगी, क्या बाजार आगे दौड़ पाएंगे, वो देखना होगा। जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 6.20 पर हुई, यानी शुरुआत फ्लैट हुई। गुरुवार की क्लोजिंग भी 6.20 के आसपास ही थी और इंट्राडे में 5.95 का लो भी बना। स्टॉक नीचे गया 6 से, लेकिन 6.35 का इंट्राडे का हाई भी है, यानी स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा भी और ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया। अंत में 6.05 पर क्लोजिंग थी, 2.42% की गिरावट के साथ में। आपको ये पता ही होगा कोविड काल में स्टॉक 50 पैसे के आसपास था 27 मार्च 2020 को, लेकिन उसके बाद में ये 10 तक भी चला गया, यानी एक तरह से मल्टीबैगर साबित हुआ और लोग इंतजार कर रहे कि वैसा रिटर्न कब मिलेगा। अब यहाँ पे इसके वॉल्यूम को देखें तो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने पर इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो गुरुवार के दिन इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को भी 8 करोड़ का वॉल्यूम और 2 करोड़ की डिले उठाई गई। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम का हो रहा है और ये वॉल्यूम जो हो रहा है इशारा कर रहा है कि आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है 9/5/2023। तो इसी महीने की 9 तारीख को हमारे सामने रिजल्ट होगा और आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग विंडो है इनसाइड ट्रेडिंग के लिए वो क्लोज की हुई है 1 अप्रैल से और ये अब खुलेगी 11 मई को। तब तक के लिए इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है और सेबी के लॉ के तहत अभी यहाँ पे फिलहाल प्रोमोटर ग्रुप से हो या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज हो या फिर बोर्ड के सदस्य कोई भी इस समय ट्रेडिंग कर नहीं पाएंगे। उनके लिए ट्रेडिंग विंडो खुलेगी तभी वो नॉर्मल कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो रिजल्ट बना उनके प्लस और माइनस पॉइंट उनको पता होते हैं और उसका मिसयूज न करने, इसलिए सेबी ने ये ट्रेडिंग को रोका है। अब यहाँ पे कंपनी के पिछले 4-5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो 2018 में 4,876 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू था, जो 2019 में कम होके 3,891 करोड़ तक आ गया और 2020 में ये और कम हुआ 3,283 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2021 में फिर से रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ। 3,301 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 में, जो 2022 में बढ़ के 4,624 करोड़ तक पहुंच गया, यानी पिछले 2 साल से रेवेन्यू में ज़बरदस्त वृद्धि शुरू हो चुकी है। और 2019 के मुकाबले देखें तो ये पिछले 3 साल में सबसे शानदार रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 2018 में कंपनी को 1,690 करोड़ का लॉस था। 2019 में लॉस कम होकर 367 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन 2020 में कंपनी को 2,214 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। 2021 में कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई और 215 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 में प्रॉफिट कम होकर 107 करोड़ के आसपास पहुंच गया, लेकिन अच्छी बात है कि पिछले 2 साल से कंपनी प्रॉफिट में। अब यहाँ पे हम अगर इसके रेवेन्यू की बात करें पिछले 1 साल के हिसाब से दिसंबर 2021 में
1401 को बीस के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में कम होकर 1201 को बीस के आसपास पहुंच गया, यानी पिछले एक साल में रेवेन्यू कम हुआ है। प्रॉफिट लॉस को देखें तो दिसंबर 2021 में देख सकते हो 107 करोड़ का इनको टोटल प्रॉफिट था, जो दिसंबर 2022 में 218 करोड़ का लॉस में बदल गया और इसी वजह से इसकी प्राइस भी नीचे आई। लेकिन इस बार आशा करते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा और कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है और देख सकते हो कि जिस तरह से कंपनी ने 2 कोल माइंस एक्वायर किया, एक 2015 में और एक रिसेंटली की है, इसका फायदा भी इनको देखने को मिलेगा, यानी खुद के कोल माइंस से इनको कोयला मिल पा रहा है कम प्राइस में, इसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। और कंपनी ने अपने कर्ज को भी कम किया सीमेंट ग्रेडिंग के बिजनेस को बेच के, जो काफ़ी अच्छा एक डिसीजन है, जिसकी वजह से आने वाले समय आप देख सकते हो इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी के पास हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट भी है, जो काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसके लिए एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया है। आप देख सकते हो मार्च 2022 में उनकी होल्डिंग 24% के आसपास थी और 94.63% शेयर उनके गिरवी थे। लेकिन मार्च 2023 की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग तो 24% ही है, लेकिन जो गिरवी शेयरों की संख्या वो 79.20% पर आई है। तो जो पैसे इनको मिले उससे इन्होंने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाए और ये काफ़ी अच्छी बात है। इसका मतलब प्रमोटर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा है। एक आंकड़ा यहाँ पे बहुत अच्छा है जो इशारा करके ये स्टॉक वाकई में मल्टीबैगर बन सकता है और वो है एफआई का आंकड़ा। मार्च 2022 में उनकी होल्डिंग मात्र 1.20% के आसपास थी, जो जून में बढ़ के 2.83% की और सितंबर आते उनकी होल्डिंग 3.38% तक चली गई। दिसंबर में ये होल्डिंग 3.67% तक पहुंच गई और मार्च क्वार्टर में ये होल्डिंग 4.97% तक पहुंच गई, यानी लगभग 5% के आसपास। जहां पे मार्च 2022 में ये 1% के आसपास थी, वो मार्च 2023 से 5% तक पहुंच गई, यानी एफआई जम के खरीदारी करे इस स्टॉक के अंदर और लगातार कर रहे। जबकि मार्च महीने में एफआई ने बाजार से अपनी बिकवाली किया, उसके बावजूद भी यहाँ पे होल्डिंग जो बढ़ रही है, ये इशारा करी है कि ये स्टॉक वाकई में मल्टीबैगर बन सकता है। डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। मार्च 2022 में उनकी 23.12% की होल्डिंग थी, जो इस समय 22.26% के आसपास है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि दिसंबर के मुकाबले इस बार होल्डिंग बढ़ी है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे होल्डिंग बढ़ी है। तो ये अच्छी बात है, यानी एफआई और डीआई दोनों का ही निवेश बढ़ा है इस बार। इसके अलावा अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो 51.68% के आसपास होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में 2022 में, जो इस समय 48.78% के आसपास है मार्च क्वार्टर 2023 में। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जनरल पब्लिक ने अपने शेयर बेचे हैं और जबकि एफआईडीआई ने यहाँ पे खरीदारी की है और इसीलिए ये स्टॉक वाकई में कमाल कर सकता है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो देख सकते हो कि मार्केट कैप 4112 के बीच के आसपास है, जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा और करंट प्राइस की मात्रा 6 रुपीज़ के, लो इसका 5.15 का बना हुआ है और हाई 9.45 के है। तो फिलहाल स्टॉक अपने निचले लेवल के आसपास ही है। स्टॉक का पी देख सकते हो कि 42.30 है, बुक वैल्यू इसकी 15.60 की है। अपनी बुक वैल्यू से स्टॉक आपको बहुत नीचे मिल रहा है। आरओसी इसका 5.59% है और इसका आरओसी 1.04% है और आप देख सकते हैं इसकी फेस वैल्यू 10 की है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है, इस फंडामेंटल के दम पे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जो सबसे अच्छी बात है, कंपनी का नेट कैश फ्लो जो मार्च 2021 तक -43 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2022 में 22 करोड़ रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है। यानी कंपनी के पास फिलहाल कैश फ्लो भी है, जो कंपनी के बिजनेस को आगे ले जाने के लिए काफ़ी हो सकता है। अगर हम पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें, 10 ईयर के हिसाब से सेल्स इसका 11% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से कोई अपडाउन नहीं है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है और इस TTM 39% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार सेल्स इस समय दिखाई देगा आपका कंपनी का। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% है, 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM -57% है। तो प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है, लेकिन इस बार जो रिजल्ट है वो बेहतर रहने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा स्टॉक की CAGR देखें तो 10 ईयर के हिसाब से आप देख सकते हो -14% है, 5 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 100% जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 13% वापस डाउन है। तो बिल्कुल निचले लेवल से स्टॉक ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। इसका ROE देख सकते हो 10 ईयर के हिसाब से -5% है और 5 ईयर के हिसाब से -7%, 3 ईयर के हिसाब से -5%, लेकिन इस लास्ट ईयर 1% पॉजिटिव है। तो ROE में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये सारे जो सिग्नल इशारा करके स्टॉक कमाल कर सकता है, लेकिन फिलहाल अभी स्टॉक को आपको खरीदने से पहले एक बार Q4 के रिजल्ट को देख ले। रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर इसमें जरूर खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि कंपनी अंदर से मजबूत दिखाई दे रही है। इसकी रेटिंग को देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही अच्छी कही जाएगी। इसकी EPS स्ट्रेंथ वीक है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन अगर इसकी बायर डिमांड देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही अच्छी है।
प्राइस स्ट्रेंथ इसकी वीक है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, और ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के इसकी रेटिंग अच्छी है और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और